Let's go. 3, 2, 1. तो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल होती क्या है? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल्स होती हैं जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती है, यानी कि जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती उसको हम क्या बोलेंगे, कौन सी सेल बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। और जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाई जाती है उस सेल को हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो हम पढ़ते हैं द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंट बाय बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल किसको रिप्रेजेंट करती है? बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जैसे एक बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या नहीं होती? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स थोड़ी ना होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, माइकोप्लाज्मा हो गया, पीपीएलओ यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स बोल सकते हैं। इसमें बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, माइकोप्लाज्मा आता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिड दैन यूकैरियोटिक सेल। ये जो होते हैं स्मॉल होते हैं, जनरली स्मॉल होते हैं। किन से स्मॉल होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनसे छोटे होते हैं ये। ठीक है, और ये बहुत फास्ट रैपिड मल्टीप्लाई करते हैं। जितना देर में यूकैरियोटिक सेल मल्टीप्लाई करती है उनसे पहले फास्ट प्रोकैरियोटिक सेल क्या करती है? मल्टीप्लाई हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, दे में वेरी जेंटली इन शेप एंड साइज। ये जो होते हैं वो अलग अलग तरह की शेप और साइज में देखने को मिलते हैं। इसमें 4 बेसिक शेप देखने को हमें मिलती हैं। 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस, रॉड लाइक बोलेंगे उसको, कोकस जिसको हम स्पेरिकल बोलेंगे, विब्रो जिसको हम कॉमा शेप बोलेंगे, और स्पाइरलम जिसको हम स्पाइरल बोलेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप क्या करेंगे? हाईलाइट कर लेंगे कि हमारे पास बैक्टीरिया की वैसे तो बहुत सारी तरीके की शेप और साइज होते हैं, लेकिन बेसिक जो होते हैं बैक्टीरिया की, ये एग्ज़ाम में बहुत आता है। आप ये याद रखना, आपको ये 4-5 वो दे देंगे, उनमें से एक आध चीज़ नहीं देंगे, जैसे एक चीज़ को एब्सेंट कर देंगे तो आपसे पूछेंगे कि बैक्टीरिया की शेप कौन सी नहीं होती, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बैसिलस हो गया जिसको हम रॉड लाइक बोलेंगे, कोकस हो गया स्पैरिकल, विब्रियो कॉमा शेप हो गया, स्पाइरल स्पाइरलम स्पाइरल हो गया। अब यहाँ से ना इस तरीके के से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे बैसिलस हो रहा है ना, बैसिलस रॉड लाइक होता है। अब आपको मैच द कॉलम में पूछ सकते हैं बैसिलस क्या स्पेरिकल होता है, क्या कॉमा शेप होता है, तो आपको ये याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए बैसिलस को हम रॉड लाइक बोलते हैं, रॉड लाइक को ही बैसिलस कहेंगे। ठीक है, तो आप दोनों अल्टरनेट लेकर के चलेंगे आगे, आप दोनों को कंपेयर करके चलोगे। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का वो सिमिलर होता है, इवन थ्रो प्रोकैरियोटिक हैबिट एक्सिबिट अ वाइडर वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शंस। क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनकी जो शेप होती है बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ में होती है, उनके फंक्शंस भी होते हैं। तो फंडामेंटली जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो थोड़ा काफ़ी सिमिलर सा ही होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। अब ये देखिए, प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। अब हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स की जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग तरीके का होता है, सेल वॉल की अलग अलग तरीके की होती है। तो प्रोकैरियोट्स इसमें बता रहा है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास सेल वॉल तो होती है, सेल वॉल होती है उनके पास सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग होती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, और भी हो सकते हैं लेकिन मेनली हम माइकोप्लाज्मा को ले रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन सिर्फ माइकोप्लाज्मा पर नहीं होती इन प्रोकैरियोट्स। ओके, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। जो फ्लूइड मैट्रिक्स भरा हुआ होता है सेल में वो क्या होता है? ये तो आप पहले से पढ़ रहे हैं कि जो फ्लूइड होता है सेल के अंदर उसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। देयर इज नो वेल
डिफाइंड न्यूक्लियस जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, अब यहाँ पर प्रोकैरियोट्स की बात चल रही है तो आपको हर एक पॉइंट को नोट करना पड़ेगा कि ये प्रोकैरियोटिक की बात कर रहा है, ठीक है। जहाँ किसी और चीज़ की बात होगी मैं आपको बता दूँगी। देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो प्रोकैरियोट्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बेसिकली कैसा होता है, नेकेड होता है, यानी कि उस पर कोई भी कवरिंग नहीं होती, उस पर कोई भी एनवेलप नहीं होता, कोई भी उस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो यहाँ पे दे रखा है नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। In addition to the genomic DNA, the single chromosome circular DNA, many bacteria have similar circular DNA outside the genomic DNA। अब ये बात क्या कह रहा है कि जो जीनोमिक डीएनए है, जैसे जीनोमिक डीएनए किसको बोलेंगे, जो क्रोमोसोम होता है सिंगल क्रोमोसोम या फिर सर्कुलर डीएनए किस में होता है, बैक्टीरिया के अंदर कैसा होता है, नेक्ड होता है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर जो होता है वो स्मॉलर सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, उसके जीनोमिक डीएनए के पास। आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए के बाहर स्मॉलर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है बहुत सारे बैक्टीरियाज में, ठीक है। वैसे तो सब में नेकड़े होता है, लेकिन कहीं ना कुछ स्मॉलर होता है जिसको हम प्लाज्मिड कह देते हैं। जो जीनोमिक डीएनए तो में क्या हो आता है, हमारे पास सिंगल क्रोमोसोम हो गया या फिर सर्कुलर डीएनए हो गया, लेकिन उसके अलावा भी कुछ डीएनए जैसा सब्सटेंस पड़ा होता है। उस डीएनए को सिमिलर डीएनए स्मॉल साइज का जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको प्लाज्मिड कहेंगे। तो आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं कि स्मॉलर डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, जो प्लाज्मिड डीएनए होता है तो इसके पास कुछ यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, पर ये नहीं कि ये पूरा उसके लिए डिफाइन, मतलब कि ये डीएनए का रूप ले लेगा। प्लाज्मिड रहेगा, वो डीएनए पूरी तरीके से वो जीनोमिक नहीं बन सकता, उसमें से कुछ यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। वन सच कैरेक्टर, उनमें से एक कैरेक्टर ये बता रहा है कि ये एंटीबायोटिक, ये रेजिस्टेंस होता है एंटीबायोटिक्स टू रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके आगे हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दिस इज दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ठीक है, इसके पास एक यूनिक कैरेक्टर होता है, वन सच कैरेक्टर रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि डीएनए को बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कैसे, मॉनिटर कैसे किया जाता है। जो फोरिजन डीएनए होता है उसको दूसरा चीज़ के अंदर कुछ हमें एंटर करना है तो उसमें क्या करने हो, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब हम आगे पढ़ेंगे हायर क्लास यानी कि 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन यूकैरियोट्स। अब यहाँ पर यूकैरियोटिक की बात आ गई, मैं आपको बता देती हूँ कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो किस में पाई जाती है, यूकैरियोट्स में पाई जाती है। नो ऑर्गेनेल इज लाइक वन इन यूकैरियोट्स। इसमें एक बोल रखा है कि जो राइबोसोम के बारे में बता रखा है कि जो ऑर्गेनलीज, ना तो वो ऑर्गेनली है, नो ऑर्गेनल लाइक वन इन यूकैरियोट्स में आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। राइबोसोम के पास भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि यूकैरियोट्स में राइबोसोम के पास नहीं होती, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम होते हैं, लेकिन जैसे कि माइकोप्लाज्मा हो गया उसके पास नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती और राइबोसोम के पास नहीं होती, ठीक है। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास कुछ यूनिक होता है इंक्लूजन फॉर्म करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम। ये दे दिया ना उन्होंने मीजोसोम का नाम, कि जो कुछ जो डिफरेंशिएट, जो सेल मेम्ब्रेन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनको हम मीजोसोम कहते हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, ओके।
दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग इन सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर आपको ये पूछेगा कि मीजोजोम करता क्या है, मीजोजोम का काम क्या है। तो मीजोजोम का काम है कि वो इनफोल्डिंग करता है सेल मेम्ब्रेन में। जो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं, उनका जो फोल्डिंग से जो कुछ स्ट्रक्चर बनता है उसको मीजोजोम कहते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन से ही निकल करके आता है, उससे उसका ही स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये डायग्राम दे रखा है, ये प्रोकैरियोट्स के साइज है, मतलब कि कितना माइक्रोमीटर है, बैक्टीरिया कितना है, पीपीएलओ कितना है, वायरस कितना है, ठीक है। तो ये सब इन्होंने दे रखे हैं, ये आप नोट कर लेना कि ये यूकैरियोटिक सेल का कितना है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं द एनवेलप, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल एनवेलप होता क्या है, हम प्रोकैरियोट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले सेल एनवेलप होता है प्रोकैरियोट की जो सेल होती है उसकी जो लेयर को हम सेल एनवेलप कहते हैं। सेल एनवेलप में भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सो आगे पढ़ते हैं। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। जितने भी ज़्यादातर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें भी उन्होंने बैक्टीरियल सेल को पर्टिकुलर बोला कि बैक्टीरियल सेल जो होता है उसके पास एक सेल एनवेलप होता है, केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप, यानी कि उनके पास एक सेल एनवेलप होता है। अब उस सेल एनवेलप में क्या होता है कि सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड क्या होता है उसमें, 3 लेयर स्ट्रक्चर होती है, 3 लेयर स्ट्रक्चर। ये ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि सबसे ज़्यादा इस लेयर्स के बारे में ही पूछते हैं, कौन सी लेयर होती है, सेल एनवेलप किन किन लेयर से मिल करके बना है, ठीक है। तो ये 3 इसकी लेयर्स होती हैं, मैं आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ। द आउटर मोस्ट जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी उसको ग्लाइकोकैलिक्स कहेंगे, जो कि सेल वॉल को फॉलो करती है, यानी कि सेल वॉल के पास देखने को मिलेगी। और उसके बाद आती है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि सेल वॉल, फिर आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स हो गई, फिर सेल वॉल आ गई, फिर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई। ऑल्दो ईच लेयर्स ऑफ एनवेलप परफॉर्म अ डिस्टिंक्ट फंक्शन। ये कह रहा है कि जो हर एक लेयर होती है, ग्लाइकोकैलिक्स हो गई, सेल वॉल हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये क्या करते हैं, इनके अपने अपने फंक्शन होते हैं, ठीक है। एंड दे एक्ट टुगेदर सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। वैसे तो उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, लेकिन जब वो एक लेयर बना लेते हैं, मतलब एक तीनों मिलकर के एक साथ जुट जाती है, तो वो एक प्रोटेक्टिव का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करती है सेल को, ठीक है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासीफाई इनटू 2 ग्रुप्स। बैक्टीरिया को हम 2 ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या दे रखा है, 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल एनवेलप। सेल एनवेलप के बेसिस पर बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। पहला आता है हमारे पास ग्राम पॉजिटिव, दूसरा आता है हमारे पास ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता क्या है, तो ये कह रहा है कि किसी भी बैक्टीरिया में को हम स्टेनिंग देंगे, किसी बैक्टीरिया को हम स्टेन करेंगे, अगर उसके अंदर चीज़ें वो एब्जॉर्ब कर लेगा, वो कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो स्टेन दिखा देगा, तो वो ग्राम पॉजिटिव होगा। अगर उसके पास कोई स्टेन नहीं होगा तो क्या होगा, वो ग्राम नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई है, दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलपमेंट बाय ग्राम। ग्राम का नाम जो है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव किससे पढ़ा, जो साइंटिस्ट थे उनका नाम ग्राम था, ठीक है। तो उन्होंने इसके बेसिस पर अपना नाम, पॉजिटिव नेगेटिव तो था पर आगे अपना नाम ग्राम लगा दिया, ठीक है। अब उन्होंने ग्राम मतलब स्टेन अगर आ गया है, स्टेन आ गया तो उसको ग्राम पॉजिटिव कहेंगे। स्टेन अगर नहीं आया है, डू नॉट स्टेन, तो उसको क्या कहेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस। इसके नीचे आ रहा है ना ये वाली लाइन, ये जो पैरा है इसको हम पढ़ने वाले हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है, जो लेयर हमने पढ़ी है, वो उसका जो कंपोजिशन होता है और थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरियाज में वो डिफ़र करती है, यानी कि अलग अलग होती है, ठीक है। ये आप फर्स्ट लाइन में पढ़ सकते हैं।
इट कुड बी अ लूज शीट, या तो ग्लाइकोकैलिक्स, यहाँ पे भी याद रखना अगर वो लूज है, अगर वो लूज शीट में है तो उसको स्लाइम लेयर कहेंगे कुछ में, ठीक है। और दूसरे कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं अगर उसमें जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो थिक है, टफ है, उसको कैप्सूल कह देंगे। तो ये आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। The cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support. जो सेल वॉल होती है वो किसी भी सेल की जो सेल वॉल होती है, ये आप याद रखना कि वो क्या करेगी, वो एक सपोर्ट देती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी कि उसका बनावट करने में उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको ब्रस्ट होने से बचाती है, उसको कोलैप्स होने से बचाती है, ठीक है। आपस में सेल टू सेल कोलैप्सिंग ना हो, आपस में किसी और चीज़ का अंदर आना जाना ना हो, कोई और अनवांटेड चीज़ें अंदर आ जा रही हैं तो वो हमारी जो सेल वॉल होती है किसी भी सेल के अंदर वो प्रोटेक्ट करती है। इसमें हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, ठीक है, और हम बात करेंगे यूकैरियोट्स में भी। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है नेचर में। परमिएबल का मतलब ये आता है कि उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम सेल के अंदर और बाहर ला भी सकते हैं और भेज भी सकते हैं, बाहर भी भेज सकते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली होती है नेचर में एंड इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे बाहर वाला जो वर्ल्ड होता है सेल के बाहर के उसको हम वर्ल्ड ही कह देंगे, जो जैसे कि कोई भी चीज़ होती है उसका एक यूनिवर्स होता है, एक सिस्टम का, ऐसे ही हमारी एक सेल है, उसका जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसको कनेक्ट करती है सेल वॉल। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट। ये ही मेम्ब्रेन जो होती है वो ऐसे ही वो यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलती है। अब स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो क्या था हमारा, हमने जो पढ़ा था कि जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उससे कुछ एक चीज़ अच्छे से मतलब वेल ऑर्गेनाइज निकलती है, उसको मेसोसोम कहेंगे। तो स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोकैरियोट्स में, मेसोसोम, विच इज़ फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि फॉर्म क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन से बनी हुई है सेल के अंदर। जो ये एक्सटेंशन होता है, ये जो होता है ये इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल की फॉर्म में हो सकता है, ट्यूब्यूल की फॉर्म में हो सकता है, लैमिला की फॉर्म में हो सकता है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अंदर को धसी हुई होती है, वो जो अंदर को धसी हुई होती है उसमें से कुछ चीज़ें वो बनती रहती है, या तो वो वेसिकल बन जाएंगे, या तो वो ट्यूब्यूल बन जाएंगे, या फिर वो लैमिना बन जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमने देखा दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। तो ये जो जितने भी मीजोजोम हो गई हमारे पास, या फिर वेसिकल्स हो गए, ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में उसका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो डॉटर सेल्स बनती हैं। तो ये सेल को डिवीज़न में भी मदद करती है, जैसे कि हमने पढ़ा है यूकैरियोट्स के सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ा है, ऐसे ही ये डीएनए को रिप्लिकेट करवाते हैं, डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। वेसिकल्स हो गए हमारे पास, मेसोसोम्स हो गए। इन प्रोकैरियोट्स की हम बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेस। तो ये जो मेसोसोम्स होते हैं, वेसिकल्स होती हैं, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, प्रोसेस सिक्रीशन के प्रोसेस में हेल्प करती हैं, और इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब कोई एंजाइमेटिक कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, ठीक है। जैसे अब आप सेल साइकिल और सेल डिवीज़न में आप पढ़ेंगे, जब चीज़ें उसमें मल्टीप्लाई करने लग जाती है, डीएनए बड़ा होगा, तो ये सब चीज़ें उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बड़ा करने में मदद करती हैं, ठीक है। कुछ प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, they there are other membranous extension in cytoplasm called chromatophore which contains pigments। अब हम सेल साइकिल और सेल डिवीज़न में तो हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, उसमें जो सेल डिवीज़न होता है वो सेंट्रोमियर्स करवाती हैं उसकी हेल्प प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन को बढ़ाने में। अब इसमें हम सिर्फ प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोट्स में जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं मीजोसोम्स, जिससे कि सेल का
जो साइज़ है वो बढ़ जाए, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना सरफेस एरिया बढ़ा ले। कुछ प्रोकैरियोट्स जो होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया और उसकी कुछ अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म, उसको हम क्रोमेटोफोर कहेंगे, जो कि पिगमेंट्स को लेकर के रखते हैं। जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया ना, अब मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस वो जब अंदर को उसके कुछ एक्सटेंशंस निकले होते हैं, उसमें से कुछ बन जाते हैं मेसोसोम वेसिकल, उसमें से ही कुछ जो बनते हैं वो बनते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर जो आते हैं उनको कहते हैं क्रोमेटोफोर, जो कि पिगमेंट्स को कंटेन करके रखता है। पर ये लिखा हुआ है पिगमेंट्स को कंटेन करके रखता है, ठीक है। उसके बाद आता है बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो बैक्टीरियल सेल मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल भी हो सकती है। यदि वो मोटाइल है, दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। अगर बैक्टीरियल सेल मोटाइल और नॉन मोटाइल होती है, अगर बैक्टीरियल सेल मोटाइल है, बैक्टीरिया मोटाइल है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जो उसका फिलामेंटस एक्सटेंशन निकला होगा बाहर, उस फिलामेंटस एक्सटेंशन को जो कि सेल वॉल से निकलता हुआ आएगा बाहर, उसको हम फ्लैजिला कहेंगे। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन अ नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। इसमें जो बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजिला का नंबर होता है, वो अरेंजमेंट होता है, वो वेरी करता है। जैसे बैक्टीरियल फिलामेंट में जो फ्लैजिलम होता है, फिलामेंट में बोल रही हूँ, सॉरी, ये फ्लैजिला है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं ये इम्पोर्टेंट है कि बैक्टीरियल फ्लैजिलम के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने बॉडी पार्ट्स से वो बना होता है। तो सबसे आता है बेसल बॉडी, आती है हुक, आता है फिलामेंट आता है। फिर उसके बाद फिलामेंट जो होता है वो एक लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है जो आपको बाहर एक्सटेंड करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और जो बेसल बॉडी होती है वो हुक और फिलामेंट को जोड़ करके रखती है। ओके, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। बिसाइड फ्लैजिला, पिली एंड फिम्ब्रिया आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। फ्लैजिला के अलावा कुछ हमारे पास पिली होती है, फिम्ब्री होती हैं, ठीक है, ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। आपको ये याद रखना है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। पिली और फिम्ब्री जो होते हैं वो सरफेस स्ट्रक्चर पे तो होते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा रोल नहीं प्ले करते मोटिलिटी में। मोटिलिटी में तो सिर्फ फ्लैजिला ही रोल प्ले करेगा, ठीक है। उसके बाद पिली जो होती है, पिली का जो काम होता है वो काम होता है इसका इलोंगेट करने का, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। ये जो पिली होती है वो इलोंगेट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि किसी स्पेशल प्रोटीन से बनी हुई होती है, इसका भी काम है, ठीक है। फिम्ब्री जो होते हैं, इसको मैं आगे बढ़ा लेती हूँ, ओके। और जो फिम्ब्री होते हैं वो स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट द सेल। पिली, एक तो पिलाई जो होती है वो नंबर में कम होती है, और जो फिम्ब्री होते हैं वो ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं जो कि सेल वॉल के बाहर निकले हुए होते हैं। कुछ बैक्टीरिया में दे आर ऑल्सो टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया रॉक टू इन स्ट्रीम एंड ऑल्सो होस्ट टिश्यू। तो फिम्ब्री जो होते हैं वो बैक्टीरिया को किसी भी चट्टान से, किसी भी होस्ट से चिपकने में मदद करते हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज के बारे में, ओके। तो हम बात करते हैं राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज के बारे में इन प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम होता है विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल
कि जो राइबोसोम होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट करता है। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज। ये जो होता है 15 से 20 नैनोमीटर साइज में होता है। क्या? राइबोसोम आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, यानी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर 2 सब यूनिट में राइबोसोम होता है, 50S और 30S, जो कि जब उसको हम एक साथ जोड़ देते हैं, टुगेदर करते हैं, तो वो 70S बन जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि 50, 30, 70 कहाँ से बनेगा? तो इसमें कुछ एक्सटर्नल चीज़ भी होती है, वो उसको हम काउंट नहीं करते। जब हम राइबोसोम के स्ट्रक्चर पे पहुँचेंगे ना, जब हम उसको देखेंगे कि ये 70S कैसे बना, ठीक है। अब राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोम होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस करने की साइट होती है, यानी कि राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन को बनाता है। सेवरल राइबोसोम में अटैच इन सिंगल आरएनए। अगर यहाँ से आप ये याद रखना, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बता रही हूँ पहले ही कि जितने भी अगर बहुत सारे राइबोसोम एक लेयर में यानी कि एक लाइन में अटैच है, एक चेन में अटैच है, यानी कि ये कह रही है कि several ribosome may attach in single messenger RNA or form a chain called polyribosome या फिर पॉलीसोम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द मैसेंजर RNA इनटू प्रोटीन। जो राइबोसोम होता है, जो पॉलीसोम वाला राइबोसोम होता है, वो ट्रांसलेट करता है मैसेंजर RNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में। इंक्लूजन बॉडीज़ होती क्या है? इंक्लूजन बॉडीज़ में रिवर्स मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़, ठीक है। जो रिवर्स मटेरियल होता है, रिजर्व मटेरियल जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, वो स्टोरेज का काम करता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल कुछ भी काम करेंगी, जो चीज़ें बच जाएंगी वो कहाँ पर जाएंगी? इंक्लूजन बॉडीज़ के अंदर। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये एक स्टोरेज का काम करेगा, ठीक है। दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। जो इंक्लूजन बॉडीज़ होती है वो किसी भी मेम्ब्रेन से बंधी हुई नहीं होती है, एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, और ये फ्री साइटोप्लाज्म में होती है। तो हमने पढ़ा है कि जो प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड और गिल्ली नहीं होती है, ऐसे ही जो इंक्लूजन बॉडी होती है उस पर भी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम्पल उन्होंने दे रखे हैं बहुत सारे ग्रेन्यूल्स के, जैसे कि हाईलाइट कर देते हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो गया, साइटोफाइसिन ग्रेन्यूल्स हो गया, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसमें आगे हम पढ़ते हैं गैस वैक्यूल भी दे रखा है इन्होंने, कि जो गैस वैक्यूल होता है वो ब्लू, ग्रीन, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं बैक्टीरिया, ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया होते हैं, पर्पल सल्फर ग्रीन बैक्टीरिया भी होते हैं। तो ये सब इनके अंदर क्या पाई जाती है? गैस वैक्यूल्स पाई जाती है। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की इन द नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे यूकैरियोटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। थैंक यू ऑल। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ना दबाना भूलें, और जो भी वीडियो होगी किसी भी लेक्चर से रिलेटेड वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूँगी। थैंक यू।